नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों की महापंचायत में 3 बड़े फैसले, सरकार ने नहीं मांगी मांग तो 7 सितंबर से करेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, हरियाणा के करनाल में सोमवार को किसानों की महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में 3 बड़े फैसले लिए गए। इसमें किसान पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी शामिल है। साथ ही किसान महापंचायत में सरकार से मांग की गई है कि लाठीचार्ज के दौरान मरने वाले किसान के परिवार को 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। किसानों ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 6 सितंबर तक का वक्त दिया है। इस पर एक्शन नहीं होने की स्थिति में किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केरल कांग्रेस में कलह से तंग आकर वरिष्ठ पार्टी नेता गोपीनाथन ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, केरल कांग्रेस में पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह से तंग आकर वरिष्ठ नेता एवी गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल राज्य कांग्रेस में 14 जिलों के नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विवाद हो रहा था। गोपीनाथन पलक्कड़ जिले के पूर्व विधायक और पार्टी अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने सोमवार को पार्टी से अलग होते हुए कहा कि मुझे अब टॉप लीडरशिप पर भरोसा नहीं रहा है, इस वजह से पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में बीते लगभग 50 वर्षों से काम कर रहा हूं, लेकिन अब मैं सभी आशाएं छोड़ चुका हूं। अब कांग्रेस में बने रहने का कोई सवाल नहीं है। हालांकि गोपीनाथन ने कहा है कि अभी वो किसी दूसरी पार्टी को नहीं ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी सीपीएम के नेता ए.के. बालन ने कहा है कि फैसला गोपीनाथन के हाथों में है। बालन ने इस बयान को सत्ताधारी पार्टी की तरफ से स्वागत के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई में चिल्ड्रन होम में रहने वाले 54 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, लंबी खांसी और बुखार की हो रही है शिकायत। जी हां दोस्तों, मुंबई में अलग अलग 3 चिल्ड्रन होम में टेस्टिंग के दौरान 54 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। अधिकांश बच्चे कम लक्षण वाले हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसे बच्चों में लंबी खांसी और लंबा बुखार नजर आ रहा है। कोविड संक्रमित बच्चों में बुखार करीब हफ्ते भर दिख रहा है। वैसे मुंबई में फिलहाल कोरोना वायरस दूसरी लहर की तुलना में बेहद शांत है, पर बच्चों पर असर दिखता नजर आ रहा है। स्पर्श चिल्ड्रन हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर के हेड डॉक्टर अमरीश वोरा ने बताया है कि करीब 2 महीने तो कोविड बिल्कुल शांत था, लेकिन अब मामले दिखने लगे हैं। एक हफ्ते में ही करीब 4 बच्चों को संक्रमित होते देखा गया है। लक्षण इस बार भी लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन बुखार और खांसी थोड़ी लंबी है। जैसे करीब 7 दिन बुखार चल रहा है। खांसी को भी ठीक होने में थोड़ा लंबा समय लग रहा है। इसलिए अब हम जिन बच्चों में ऐसे लक्षण देख रहे हैं उनको टेस्ट के लिए बोल रहे हैं। मुंबई में बीते 3 दिनों में 3 अलग अलग चिल्ड्रन होम में हुई टेस्टिंग में 54 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे हल्के लक्षण वाले हैं और क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेट किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका, बिष्णुपुर के विधायक तन्मय घोष टीएमसी में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बिष्णुपुर के विधायक तन्मय घोष सोमवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है। पत्रकारों से बात करते हुए घोष ने दावा किया है कि भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण वह टीएमसी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी से पश्चिम बंगाल के कल्याण के लिए टीएमसी में शामिल होने का आग्रह करता हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। तन्मय घोष ने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रतिशोध की राजनीति कर रही है और राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 10 दिन तक फोन, अखबार और मेल जोल से दूर रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले 10 दिन तक फोन, सोशल मीडिया और यहां तक अपने परिवार वालों से भी दूर रहेंगे। इस दौरान वो न तो किसी से मुलाकात करेंगे और न ही किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम ऑफिस की ओर से इस विषय में जानकारी साझा की गई है। दरअसल सीएम 10 दिन की विपश्यना साधना शिविर के लिए जयपुर में हैं, जहां वो अपना पूरा
पूरा समय ध्यान और साधना में बिता रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में केजरीवाल के आने की खबर पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट में लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जयपुर आगमन पर स्वागत करता हूं। आपने मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेकर शुभेच्छाएं दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपने विपश्यना एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए राजस्थान को चुना है। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। माना जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल अगले साल की शुरुआत में पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ समय के लिए खुद को दे रहे हैं, यानी वो उस दौर की व्यस्तता से पहले खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने में लगे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तालिबान अफगानों को जाने की अनुमति देने पर सहमत, 90 से अधिक देशों ने संयुक्त बयान जारी किया। जी हां दोस्तों, अमेरिका और कई प्रमुख यूरोपीय देशों समेत 90 से अधिक देशों ने तालिबान की तरफ से विदेशी और अफगान नागरिकों को निकालने के लिए दिए गए आश्वासन पर एक संयुक्त बयान जारी किया है। संयुक्त बयान में इन सभी देशों ने बताया कि उन्हें तालिबान की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सभी विदेशी नागरिकों और किसी भी अफगान नागरिक को अपने देश से यात्रा प्राधिकरण के साथ सुरक्षित रूप से अफगानिस्तान से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। संयुक्त बयान में कहा गया है कि हम सभी से सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे नागरिक, निवासी, कर्मचारी, अफगान जिन्होंने हमारे साथ काम किया है और जो जोखिम में है, वो अफगानिस्तान के बाहर के गंतव्यों के लिए स्वतंत्र रूप से यात्रा करना जारी रख सकते हैं। साथ ही कहा गया है कि हम नामित अफगानों को यात्रा दस्तावेज जारी करना जारी रखेंगे और हमें तालिबान से स्पष्ट उम्मीद और प्रतिबद्धता है कि वो हमारे संबंधित देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस बयान पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, ब्रिटेन शामिल हैं। यह संयुक्त बयान तालिबान की तरफ से सार्वजनिक बयानों के आधार पर जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों मौसम विभाग ने सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के दक्षिण पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं इसके अलावा उत्तराखंड के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज और कल के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। वर्तमान में दिल्ली में हल्के बादल नजर आ रहे हैं और शाम तक बारिश होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तरी कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, केरल, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, लक्षद्वीप, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। वहीं हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने एवं चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सोने के भाव में 199 रुपए प्रति 10 ग्राम की टूट देखने को मिली है। इससे सोने का भाव 46,389 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया है, जो कि पिछले सत्र में 46,588 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो दोस्तों चांदी की कीमत में 250 रुपए प्रति किलोग्राम की टूट देखने को मिली है, जिससे में चांदी की कीमत 62,063 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 62,313 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने अपने जल क्षेत्र में विदेशी जहाजों के लिए जारी किए नए नियम, बढ़ सकता है तनाव। जी हां दोस्तों, विदेशी जहाजों को नियमित करने के उद्देश्य से चीन ने रविवार को नए समुद्री नियम जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि रेडियो एक्टिव सामग्री, तेल, रसायन और कुछ अन्य सामग्रियों को ढोने वाले जहाजों को सामग्री की जानकारी चीनी जल क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले देनी होगी। अगर चीन इन नियमों को दक्षिणी चीन सागर और ताइवान जल डमरू मध्य में सख्ती के साथ लागू करता है तो तनाव बढ़ने की संभावना है। यह अमेरिका और इसके सहयोगी नौसेना अभ्यास कर रहे हैं। चीन दावा करता है कि दक्षिणी चीन सागर का 13 लाख वर्ग मील का लगभग पूरा क्षेत्र चीन का संप्रभु क्षेत्र है। इस क्षेत्र में चीन ने कृत्रिम द्वीप तैयार किए हैं और यहां पर सैन्य बेस बना रहा है। उल्लेखनीय है कि ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी इस क्षेत्र पर अपना दावा जताते हैं।
चीन के समुद्री सुरक्षा अधिकारियों की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे। पनडुब्बियों, परमाणु जहाजों, रेडियोएक्टिव सामग्री, तेल, रसायन, तरल गैस और अन्य जहरीले व हानिकारक पदार्थों को ले जाने वाले जहाजों के संचालकों को चीनी जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर विस्तृत जानकारी पेश करनी होगी। इसमें कहा गया है कि ऐसे जहाज जो चीन की समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, उन्हें भी नए नियमों का पालन करना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल ने रिकॉर्ड थ्रो के साथ जीता गोल्ड। भाला फेंक में भारत का तीसरा पदक। जी हां दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के जेवलिन थ्रोवर का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। सुमित अंतिल ने भारत को इस प्रतियोगिता में तीसरा पदक दिलाया है। उन्होंने सोमवार को पुरुष के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित की इस जीत के साथ ही भारत के मेडल की संख्या 7 हो गई है। सुमित ने 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सुमित अंतिल का यह थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का यह दूसरा स्वर्ण पदक है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।